नमस्कार दोस्तों। नेस की तैयारी के 14वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले के सभी 13 सप्ताह की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से उपलब्ध हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। अभी होता क्या है, जिसे आप देख रहे हैं उसके बाद में नीचे कुछ लिखा रहता है वीडियो के, और ऐसे 3 डॉट रहते हैं, उसके बाद में लिखा रहता है मोर। ठीक है ना। अब इस मोर को क्लिक करेंगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी वीडियो के लिंक उपलब्ध हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, कवक में किस प्रकार का पोषण होता है? ए मृतजीवी, बी परजीवी, सी सहजीवी, डी स्वपोषण। अब देखिए कवक क्या होता है। आपने देखा होगा कि इस चित्र में जो आप देख रहे हैं ये कवक है ना। इस प्रकार का आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो ये कवक होता है, यह अपना जो पोषण है यानी भोजन है, वह जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं है ना, उनसे प्राप्त करते हैं। यानी ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे क्या है? ए अमरबेल, बी शैवाल, सी लाइकेन, डी मशरूम। तो देखिए ऐसे पेड़ पौधे जो अपना स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं और उनमें जो है क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है, तो निम्न में से वह कौन सा है ना। तो इसके लिए क्या है, हम देख रहे हैं कि मशरूम जो होता है इसका सही उत्तर जाएगा, क्योंकि मशरूम भी एक प्रकार का क्या है, कवक है ना, जिसे साधारण भाषा में हम कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, है ना। तो ये क्या करता है कि भोजन के लिए यह जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं है ना, उन पर निर्भर होता है और अपना पोषण उनसे प्राप्त करता है। तो मशरूम भी क्या हो गया है, एक प्रकार का कवक है। प्रश्न 3, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा, मृदा मतलब मिट्टी होती है जहां पर फसलें उगाई जाती है, तो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। अतः पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। नीचे दिए कथनों में खाद के उपयोग से जुड़ा कौन सा कथन गलत है? यानी यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, जिनमें से 3 कथन तो खाद के उपयोग के संबंध में सही है ना, लेकिन एक कथन जो है वह गलत है। गलत कथन कौन सा है वो हमें इसमें से चयन करना है। तो देखिए पहला है, खाद मृदा की उर्वरता बढ़ाती है। बिल्कुल सही है। मृदा यानी मिट्टी होती है जहां फसल उगाई जाती है, उससे क्या होता है कि उसकी जो उर्वरता होती है, उत्पादन क्षमता, वह बढ़ जाती है। बी मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करती है। ये भी सही है। जब मृदा होती है उसमें यदि खाद डालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे अधिक उत्पादन होता है फसल का, यानी फसल का अधिक उत्पादन होता है। तीसरा है, चट्टानों के क्षरण को रोकती है। ये गलत है भैया। खाद के उपयोग करने से चट्टानों का क्षरण नहीं रुकता है, तो ये गलत हो जाएगा और इस प्रश्न का ये सही उत्तर हो जाएगा। चौथा है, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ये बिल्कुल सही है। जिस स्थान पर हम खाद का उपयोग करते हैं, जिस मृदा में खाद का उपयोग करते हैं, उस मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, किसी धातु की छड़ को जब एक तरफ से बर्फ से ठंडा किया जाए, वह दूसरी तरफ से मोमबत्ती से गर्म किया जाए, तो ऊष्मा के चालन की दिशा होगी किस ओर होगी? यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए गर्म से ठंडे की ओर, बी ठंडे से गर्म की ओर, सी किसी भी दिशा में,
और डी उष्मा का चालन नहीं होगा। अब देखिए मान लीजिए ये छड़ है, कोई सी छड़ आप मान ले, धातु कोई सी हो सकती है, चाहे वो लोहा हो चाहे वो तांबा हो। अब एक तरफ क्या हुआ कि इधर बर्फ से ठंडा किया जा रहा है ना? इधर क्या करेंगे, बर्फ से ठंडा करेंगे, और दूसरी तरफ जो है मोमबत्ती से हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ क्या होगा कि जो उष्मा होगी उसकी जो दिशा होगी चालन की, वह किस तरफ होगी, तो होगी गर्म से ठंडे की ओर होगी, है ना? यानी ये जो भाग है गर्म होता हुआ चला जाएगा धीरे धीरे करके, उष्मा का जो चालन है वह गर्म से ठंडे की ओर होगा। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती, तब त्वचा में क्या मलकर उसके प्रभाव को उदासीन किया जाता है? ए सिरका, बी नमक, सी कैलेमाइन, डी नींबू, है ना? तो जब चींटी काटती है और त्वचा में क्या होता है कि अम्लीय पदार्थ डाल लेती है, इससे क्या होता है, त्वचा में जलन होती है। अब उस जलन को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए, यानी अम्ल के प्रभाव को उदासीन करने के लिए केलेलाइन जो है वह मला जाता है ना? केलेलाइन को मलेंगे तो क्या होगा, उस अम्ल का जो प्रभाव है वह कम हो जाता है और जलन खत्म हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण बदलता है? ए टीवी, बी हीटर, सी विद्युत मोटर, डी स्पीकर। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग सभी जो उपकरण यहाँ पर दिए गए हैं सब में होता है, लेकिन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने कार्य कौन करता है? विद्युत मोटर करती है ना? क्या करती है? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 है, दो या दो से अधिक सेल को जोड़कर बनाया जा सकता है। ए मोटर, बी बैटरी, सी अवरोधक, डी ट्रांजिस्टर। अब देखिए एक सेल होता है, आपने देखा होगा कि बैटरी में सेल होता है ना? इस प्रकार का सेल होता है ना? अब ये अकेला सेल होता है, लेकिन जब एक से अधिक हम सेल जोड़ देते हैं, जैसे इस प्रकार से एक सेल और हमने इसमें लगा दिया है ना, इस प्रकार से, तो ये अब क्या हो गई? बैटरी कहलाती है। दो सेल या दो से अधिक, तीन भी जोड़ सकते हैं, है ना, ये कहलाती है बैटरी। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये होता है धन ध्रुव और इस तरफ होता है ये ऋण ध्रुव। ये ऋण हुआ और फिर ये धन हो गया, ये दोनों जुड़ जाते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि इन दोनों की जो ऊर्जा है ना, वह बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी मतलब उपकरण में यहाँ से एक वायर ले आता है और दूसरा वायर यहाँ से ले आता है और इनको संयोजन करके उस उपकरण को चलाया जाता है। ठीक है ना। तो एक से दो या दो से अधिक जो सेल जुड़ जाते हैं, तो इस व्यवस्था को यानी इस संयोजन को हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8, सजीवों के बारे में सही कथन नहीं है ना? ठीक है। अब कौन कौन से कथन सही नहीं है वो हमें देखना है। सभी सजीवों में वृद्धि होती है, ये सही है। जितने भी सजीव होते हैं सब में वृद्धि होती है। सभी सजीव में शोषण क्रिया नहीं होती, ये गलत है। जितने भी सजीव होते हैं उन सब में शोषण क्रिया होती है। ये दूसरा ये क्या हो गया? गलत कथन हो गया है। और देखते हैं, पेड़ पौधे सजीव की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि वे गति नहीं करते हैं। देखिए पेड़ पौधे सजीव श्रेणी में आते हैं चाहे वो गति करें या ना करें। ठीक है ना। तो ये जो कह रहे हैं कि सजीव श्रेणी में नहीं आते हैं, ये गलत है। ठीक है। सजीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं, बिल्कुल सही है। जो सजीव होते हैं वे अपने समान संतान को जन्म देते हैं। तो देखिए दूसरा और तीसरा यहाँ पर गलत है। तो देखेंगे कि दूसरा और तीसरा कहां पर है? विकल्प डी में है। ये दूसरा और तीसरा कथन, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 9, कौन सा मुख्य कारण है कि ऊंटों के पैर लंबे होते हैं? भी ऊंटों के पैर लंबे होने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर 4 कारण बताए गए हैं। ए, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। बी, उसको लंबे पैर उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। सी, उसको ज्यादा दूरी कम समय में चलना है। डी, उसको दूर तक दिखाई देता है। तो देखिए, ऊंटों के पैर लंबे होने का सबसे मेन कारण क्या होता है कि उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। क्योंकि ऊंट ज्यादातर क्या होते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, और रेगिस्तान में क्या है, रेती रेत होती है। तो जो रेत गर्म हो जाती है ना, तो उसकी गर्मी काफी बढ़ जाती है। तो ऊंट का जो शरीर है वह रेत की गर्मी से दूर बना रहे, इसलिए उसके पैर लंबे होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, पौधों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन सी हैं? देखिए, पहली है, वे वाष्प उत्सर्जन द्वारा बहुत अधिक जल खो देते हैं। ठीक है। दूसरा है, इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। तीसरा, वे वाष्प उत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल होते हैं। चौथा है, इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। तो देखिए, पौधों की जो विशेषता होती है उसमें क्या होता है कि वे वाष्प जो उत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं। तो ये सही हो गया, ठीक है ना। इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त लक्षणों में से कौन सा संयोजन मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है? यानी ये जो विशेषता है वो किनकी है, हमको बतानी है, मरुस्थलीय पौधों की। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वे वाष्प उत्सर्जन द्वारा बहुत कम जल खोते हैं। जैसे कैक्टस का जो पौधा होता है ना, ठीक है। और इनकी जड़ें मिट्टी में ज्यादा गहरी होती है, इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधों में शोषण के लिए सही है? ए, शोषण केवल दिन के समय होता है। बी, शोषण केवल रात्रि के समय होता है। शोषण दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है। डी, शोषण तब होता है जब पौधे भोजन नहीं बना रहे होते हैं। तो इनमें से सही कथन कौन सा है कि शोषण जो है दिन एवं रात्रि दोनों समय होता है, यानी दिन रात होता है। शोषण क्रिया कभी बंद नहीं होती है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वह दिन के समय होती है, क्योंकि उसमें धूप यानी प्रकाश जरूरी होता है। प्रश्न क्रमांक 12, प्रजनन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में विषम को चुने। विषम माने जो इनमें से एक अलग है, तीनों में समानता है लेकिन एक जो है असमान है, भिन्न है, ऑड आउट है, ठीक है ना, ऑड वन। तो ए, आलू की कलिका। बी, गुलाब की कलमें। सी, मुर्गी के अंडे। डी, आम के पेड़ की जड़ें। मतलब देखिए, इन तीनों स्थितियों में प्रजनन होता है, लेकिन चौथी स्थिति जो है डी कि आम के पेड़ की जड़ें, ये प्रजनन नहीं करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, है ना। आलू की कलिका से प्रजनन होता है, गुलाब की जो कलम होती है उससे प्रजनन होता है, और मुर्गी के अंडों से भी होता है, लेकिन आम के पेड़ की जो जड़ें होती है ना, जड़ से प्रजनन नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 13, दिल्ली व भोपाल के बीच की दूरी को प्रमुख रूप से किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है? ए, डेकामीटर। बी, मीटर। सी, सेंटीमीटर। और डी, किलोमीटर। देखिए, दूरी नापने के लिए जो मानक मात्रक होता है, दूरी मतलब लंबाई होगी, है ना, तो इसका मानक मात्रक होता है मीटर। ठीक है, क्या होता है, मीटर होता है। अब 1 मीटर होता है, लेकिन 1 मीटर से हमें कम दूरी नापनी होती है, तो वो होता है सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर के 100 भाग किए जाते हैं और 100वां भाग कहलाता है सेंटीमीटर। अब मीटर से जो बड़ी दूरी होती है उसको नापना होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं डेकामीटर। यानी ये डेकामीटर जो होता है 10 मीटर का
एक होता है डेकामीटर, यानी 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। अब 10 मीटर तक हमें नापना है, 10, 20, 50 मीटर नापना है तो हम डेकामीटर द्वारा नाप सकते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली और भोपाल की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा दूरी है, तो जब लंबी दूरी होती है ना, तो उसे हम अब डेकामीटर बड़ा क्या आता है, किलोमीटर। तो जब दूरी ज्यादा होती है तो वहां पर हम बड़े मात्रा का उपयोग करते हैं, यानी किलोमीटर का। अब चूंकि दिल्ली और भोपाल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमें किलोमीटर में नापेंगे और किलोमीटर के द्वारा व्यक्त करेंगे कि दिल्ली और भोपाल के बीच में इतने किलोमीटर दूरी है, ठीक है। लेकिन यदि मान लिया है हमें हमारी जो पुस्तक है ना, इस पुस्तक की लंबाई नापनी है तो हमें सेंटीमीटर में नापना होगा, ठीक है। यदि हमारी ऊंचाई नापनी है या हमारे जो हमारा कमरा है ना, या जो हॉल है जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी यदि लंबाई नापनी है या चौड़ाई नापनी है तो मीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। अब खेल का मैदान है तो उसे मीटर और डेकामीटर दोनों नाप सकते हैं, है ना। लेकिन एक गांव से दूसरे गांव की दूरी है, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी है, वो ज्यादा होती है, तो वहां पर हम मीटर, सेंटीमीटर और डेकामीटर का उपयोग न करते हुए हम उपयोग करते हैं किलोमीटर का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है, क्या कहलाती है? ए सरल रेखीय गति, बी घूर्णन गति, सी आवर्ती गति, डी समान गति। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे हम कहते हैं आवर्ती गति, है ना। इन आवर्ती गति ये होती है बार बार होती है ना, एक निश्चित समय के बाद होती है। अगला प्रश्न है, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? ए दोनों सिरों पर, बी बीच में, सी ऊपर नीचे, डी क्षण चुंबक में ध्रुव नहीं होते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा कि क्षण चुंबक जो होता है वह इस प्रकार से होता है, आयताकार होता है, इसका एक सिरा आयताकार होता है, जिससे होता है घनाभागार, है ना। चुंबक के जो आकृति होती है वो कैसे होती है, घनाभागार होती है, और सामने देखने पर ये हिस्सा लगता है आपको आयताकार, इस प्रकार का, ठीक है। अब इसमें ये जो है और ये दोनों सिरे होते हैं। अब देखा होगा एक तरफ एन लिखा रहता है और दूसरे सिरे पर लिखा रहता है एस, यहाँ पर यहाँ एस लिखा रहता है और यहाँ पर एन लिखा रहता है। ये दो ऐसे पोल होते हैं, पोल मतलब ध्रुव होते हैं। तो चुंबक कोई सा भी हो, है ना, तो इसमें जो जो दो ध्रुव होते हैं, एक कहलाता है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी, और दूसरा कहलाता है दक्षिण ध्रुव, है ना। अब इस चुंबक को यदि मान लिया हम काट दे बीच में से, है ना, तो काटने के बाद भी क्या होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही ध्रुव रहेगा। काटने के बाद में यदि टुकड़ा ये छोटा भी हो जाता है, इस प्रकार से मान ले छोटा टुकड़ा हो गया है, तभी इसमें दो ध्रुव होंगे, इधर एस यानी साउथ और इधर नॉर्थ यानी है ना। फिर ये दो ध्रुव बच जाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्षण चुंबक में ध्रुव कहाँ होते हैं, इनके दोनों सिरों पर होते हैं, है ना? ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो का 16वां प्रश्न है, वायु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह पवन चक्की को घुमाने में सहायक है, बी यह वायुयान के मुड़ने में सहायक है, ये भी सही है, सी पक्षी वायु की उपस्थिति के कारण उड़ पाते हैं, ये भी सही है। हमें ढूंढना है जो सही नहीं है। डी वाला है वायु का नाइट्रोजन चक्र के साथ कोई संबंध नहीं है, ये कथन सही नहीं है, ये गलत है ना। वायु का नाइट्रोजन चक्र के साथ में भी संबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर दिया जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है, बूझो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया, ठीक है। बोतल को क्या किया, उल्टा किया और पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया। फिर उसने बोतल को थोड़ा सा झुकाया और निम्नलिखित परीक्षण किए। पहला प्रश्न क्या था, बोतल से हवा के बुलबुल निकले। दूसरा, कुछ पानी बोतल में भर गया। तीसरा, नाइट्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकली और ऑक्सीजन पानी में घुल गई।
चौथा, कोई बुलबुले नहीं बने, केवल पानी बोतल में भरा गया। उपरोक्त में से कौन से प्रेक्षण सही है? देखिए, ये 4 प्रेक्षण है और 4 प्रेक्षण में से देखा कि बोतल से हवा के बुलबुले निकले, ये सही है ना? आप यदि बाल्टी लेंगे और पानी से भरी बाल्टी है ना, इस प्रकार से यदि बाल्टी है और पानी से भरी हुई है ना, इस प्रकार से, और इसमें यदि आप बोतल को है ना इस प्रकार से डुबोते हैं, ठीक है, ये बोतल को ऐसे आप डुबोएंगे तो क्या होगा कि पहले यहां से बुलबुले निकलेंगे, ठीक है, फिर इसमें कुछ पानी यहां तक भर जाएगा, ठीक है। ये 2 प्रेक्षण जो है ये बिल्कुल सही है, यानी विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और ये प्रयोग आप अपने घर पे भी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई खतरा भी नहीं है। पानी बाल्टी ले लीजिएगा, पानी बॉटल भी रहती है ना, और बाल्टी उपलब्ध रहती है या टब भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या करें, इस प्लास्टिक बोतल को सीधा एकदम करें स्ट्रेट, तो देखेंगे इसमें पानी नहीं जाएगा। फिर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, टेढ़ा कर लेंगे। जैसे टेढ़ा करेंगे तो हवा के बुलबुले निकलेंगे, है ना, और उसके अंदर कुछ पानी भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।